आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इस चैप्टर को सुनने से पहले हमें ये दो लफ्ज़ पहले क्लियर करने चाहिए कि मूवमेंट से क्या मतलब है और लोकोमोशन से क्या मतलब है। अब अगर मैं अपना ये हाथ ऐसे मूव कराता हूँ, ऐसे मूव कराता हूँ, तो ये एक मूवमेंट है। पैर अगर ऐसे मूव कराता हूँ ऊपर फिर नीचे रखता हूँ तो ये एक मूवमेंट है। लेकिन अगर एक ऐसा मूवमेंट हो जिसकी वजह से हमारी पोजीशन चेंज हो रही, जैसे कि मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पैरों का मूवमेंट हो रहा है और जिसकी वजह से मेरी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। तो एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है उसे कहा जाता है लोकोमोशन। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट इधर से उधर मूव हो रहा है तो ये हुआ मूवमेंट, और एक ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो ये कहलाएगा लोकोमोशन। तो यहाँ से फिर ये भी बात समझ में आती है कि जब जब लोकोमोशन होगा, अगर कोई इधर से उधर मूव करेगा तो मूवमेंट हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोकोमोशन हो रहा है तो उसमें मूवमेंट हो रहा होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मूवमेंट में लोकोमोशन भी हो रहा हो। अब जैसे कि ये एक मूवमेंट है लेकिन इसमें मेरी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हुई। एनसीईआरटी ने इसको ऐसे ही डिफाइन किया है कि लोकोमोशन का मतलब ये हुआ एक वॉलेंट्री मूवमेंट जिसकी वजह से बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो। और अक्सर ये देखा जाता है कि लोकोमोशन जब होता है तो वो भागते में या फिर चलते में या स्विमिंग करते में या कहीं चढ़ते में देखा जाता है। ऐसे भी लिखा हुआ है कि जनरली बॉडी लोकोमोशन शो करती है अगर किसी को बचना है, अगर कोई इसके ऊपर अटैक कर रहा है या फिर ब्रीडिंग के लिए और फूड को सर्च करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लोकोमोशन देखा जाता है। जब भी कभी बॉडी में लोकोमोशन हो रहा होगा, कोई बंदा इधर से उधर चल रहा है या दौड़ रहा है, तो इसमें परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी देखी जाएगी, उसकी मसल्स की, उसके स्केलेटल सिस्टम की और उसके न्यूरल सिस्टम की यानी कि नर्वस सिस्टम की। आगे इस बात को बढ़ाते हुए फिर एनसीईआरटी में बताया गया है कि मूवमेंट्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट कवर करने हो तो हम कहेंगे कि मूवमेंट 4 प्रकार के होते हैं: अमीबॉइड मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। लेकिन जब इन मूवमेंट्स को एक्सप्लेन किया तो लास्ट में एनसीईआरटी ने ये भी साफ किया है कि इन ह्यूमन बॉडी मेनली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर फाउंड, और उन 3 टाइप्स के अंदर उन्होंने अमीबॉइड मूवमेंट का जिक्र किया है, सीलियरी मूवमेंट का जिक्र किया है और मस्कुलर मूवमेंट का जिक्र किया। वहां उन्होंने फ्लैजिलर मूवमेंट का जिक्र नहीं किया। तो अगर ये एनसीईआरटी पे सवाल बन जाता है कि ह्यूमन बॉडी में मेनली कितने टाइप्स के मूवमेंट पाए जाते हैं, तो आपको आंसर लगाना चाहिए फिर 3। लेकिन ओवरऑल 4 तरह के मूवमेंट देखा जाता है। तो वो जो एक कम नंबर हो रहा है वो फ्लैजिलर मूवमेंट को उन्होंने ह्यूमन बॉडी में काउंट नहीं किया, क्योंकि फ्लैजिलर मूवमेंट स्पर्म में देखा जाता है और स्पर्म मेनली मूव करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर तो नजर नहीं आया है ना, तो इसलिए फ्लैजिलर मूवमेंट को उन्होंने यहाँ कंसीडर नहीं किया, बाकी 3 पर बात की है। अब जैसे पहला टॉपिक है हमारा अमीबॉइड मूवमेंट। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अमीबॉइड मूवमेंट से क्या मतलब हुआ, तो बात आपको इस तरीके से बतानी चाहिए, पहले से भी आप सुन रखें कि अमीबॉइड मतलब मूवमेंट से मतलब कि इट अकर्स बाय सीडोपोडिया, और सीडोपोडिया कैसे बनेगा, बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और जब जब प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होगी मूवमेंट होगा उसे साइक्लोसिस बोला जाता है। फिर आगे उन्होंने एग्जांपल दे रखी है एनसीईआरटी में कि अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ देखा जाता है, जैसे अमीबा में देखा जाएगा, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स में देखा जाएगा, मैक्रोफेजेस में देखा जाएगा और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में देखा जाएगा, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स वहां पर आपने पढ़ा था सेल चैप्टर के अंदर, और इसी माइक्रोफिलामेंट की वजह से वो साइक्लोसिस हो रही थी। इधर अमीबॉइड मूवमेंट के बाद दूसरा टॉपिक है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट कहाँ देखा जाएगा, जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखा जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में देखा जाएगा। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूवमेंट है वो सीलिया की वजह से, तो ये सीलियरी मूवमेंट में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पैरामीशियम सुना था, तो पैरामीशियम के ऊपर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया थे, जिसकी वजह से उस सीलिया के मूवमेंट की वजह से फूड एंटर करता है वाया साइटोफेरिंक्स पैरामीशियम के अंदर, और पैरामीशियम मूवमेंट भी सीलिया की वजह से ही होता है। इसके अलावा वो जो आपने आगे बढ़ोगे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ प्लेटीहेल्मिन्थ्स का जिक्र होगा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आप ये सुनोगे कि उनके ऊपर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास यानी कि प्लेटफॉर्म के पास, वो फ्लेम सेल्स है। फ्लेम सेल्स के ऊपर सीलिया पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सक्रीशन हो रहा है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर वाया फ्लेम सेल्स, वो फ्लेम सेल्स सीलियरी मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो इधर फिर अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, सीलियरी मूवमेंट। नेक्स्ट फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट मतलब आया फ्लैजिला। फ्लैजिला या फ्लैजिलर सेल्स आपको मिलेंगे देखने को इधर, जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पर हाइड्रा का जिक्र होगा। इसके अलावा आपने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ यूग्लिना के अंदर पढ़ा था, 2 फ्लैजिला थे उसके ऊपर, तो यूग्लिना में फ्लैजिलर मूवमेंट देखा जाएगा, है ना। और इसके अलावा हाइड्रा हो गया, यूग्लिना हो गया, इधर ह्यूमन स्पर्म में देखा जाएगा, और उधर एनिमल किंगडम आप स्पॉन्जेस के अंदर भी सुनोगे।
स्पॉन्जेस के अंदर आपको हल्का सा शायद याद हो, उसकी बॉडी में बारीक बारीक ओपनिंग होती है जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, और एक सिंगल ओपनिंग होती है समॉस्क्यूलम कहते हैं। तो जो पानी का मूवमेंट होता है स्पॉन्जेस के अंदर वाटर करंट के जरिए, पानी का तेज मूवमेंट जो अंदर की तरफ होता है, उसके लिए कुछ खास सेल्स हैं अंदर स्पॉन्जेस को जिन्हें कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं। दीज आर फ्लैजेलर सेल्स। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि वो जो वाटर करंट बनता है स्पॉन्जेस के अंदर वो फ्लैजेलर मूवमेंट के जरिए बनता है। फ्लैजेलर मूवमेंट में कौन शो कर रहे हैं? कॉनोसाइट या कॉलर सेल्स। एनिमल किंगडम में आप सुनेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर रहे थे हाइड्रा की। हाइड्रा की बॉडी पर कुछ खास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स। ये भी फ्लैजेलर सेल्स हैं। तो ये नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स जो कि फ्लैजेलर सेल्स हैं, तो फ्लैजेलर मूवमेंट में आ जाएंगे। इसके अलावा ये यूरेनियम पर हमने बात ही कर ली, और ह्यूमन स्पर्म रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा पढ़ ही चुके हो कि 1 से 3 mm पर मिनट की स्पीड से मूव करता है। तो इसका मतलब ह्यूमन स्पर्म फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद जो मूव करता है वहां पर वो शो कर रहा है फ्लैजेलर मूवमेंट। इसके अलावा मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट या मसल्स के जरिए, जैसे कि हमारी ये स्केलेटल मसल्स हैं या फिर हमारी जो टंग की मसल है, और इसके अलावा हमारी जो लिम्स हैं, ये सब मूव कर रहे हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं वो सब के सब क्या शो कर रहे हैं? मस्कुलर मूवमेंट। तो 4 तरह की मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी कितने तरह की मूवमेंट दिखाती है, एनसीईआरटी का अगर इस लाइन पूछी जाती है तो आपको आंसर लगाना चाहिए विद 3: अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। वहां उन्होंने फ्लैजेलर मूवमेंट का जिक्र नहीं किया। तो अगर सवाल बनता तो फ्लैजेलर मूवमेंट का एक्सक्लूड करके ही जवाब दें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम और लेते हैं थोड़ा सा मसल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मसल। मसल के बारे में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सुन चुके हैं कि मसल इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। 9-10 से आप ये बात सुन रहे हैं कि 40 to 50% अपना बॉडी वेट मसल्स की वजह से होता है। मसल्स के अंदर 4 प्रॉपर्टी देखी जाती है, E-E-E-C, इससे हम याद कर सकते हैं। E से एक्साइटेबिलिटी, E से इलास्टिसिटी, E से एक्सटेंसिबिलिटी और C से कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एनसीईआरटी में ऐसे समझाया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मसल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, अंदर वाली स्मूथ मसल्स और हर्ट वाली कार्डियक मसल्स। वैसे इन तीनों ही मसल्स को आप एनिमल टिश्यू में सुन चुके हो कि स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए इनको हम वॉलेंट्री मसल भी कह सकते हैं, और इनके अंदर अल्टरनेट लाइट बैंड डार्क बैंड होते हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रैटेड मसल भी कह सकते हैं, है ना। और तो जो हमारा बॉडी का पोस्चर है, जो अपना मूवमेंट है, वो स्केलेटल मसल से ही होता है। दूसरा स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स भी होती हैं और इनमें लाइट बैंड डार्क बैंड नहीं होते, इनको अनस्ट्राइड मसल भी कहते हैं। तो जो हमारा फूड का मूवमेंट हो रहा है अंदर और जो गैमीट्स का मूवमेंट होता है वो स्मूथ मसल्स की वजह से होता है। इस चैप्टर में ऐसे बताया गया, वरना आपने इनकी पूरी डिटेल्स सुन ली जिनसे सवाल बनते हैं। तीसरा कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स में स्ट्रैक्शंस होते हैं, आप जानते हैं, और इसके अलावा कार्डियक मसल्स के भी हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स की कैटेगरी में आएंगे। सवाल ये बनता है कि हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, आपको आंसर लगाना 639। सवाल ऐसे जनरल आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो 639 है ये स्केलेटल मसल्स का काउंट है, ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स ही दरअसल इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। जैसे कि सपोज ये हमारी बाइसेप्स वाली मसल है, तो कोई भी एक मसल होगी तो सबसे बाहर उसके ऊपर स्किन होगी, है ना। स्किन अगर आप ऐसे स्किन को पकड़ोगे तो यहाँ पर जैसे पीछे मसल है और ये आपने स्किन पकड़ी तो ये ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि हमारी स्किन और मसल के बीच में एक कोलेजनस टिश्यू जिसे बोला जाता है फेशियल। तो यानी अगर बाहर से अंदर की तरफ आप जाओगे तो सबसे बाहर स्किन है, उसके नीचे एक कोलेजन की लेयर है जिसे हम बोलते हैं फेशियल, फिर उसके नीचे मसल, और मसल की भी फिर 3 लेयर्स हो जाती है। उसके लिए आप लफ्ज़ याद करेंगे EPE। सबसे बाहर एपिमाइजियम, उसके बाद पेरीमाइजियम, उसके बाद एंडोमाइजियम। मैं दोबारा से बताता हूँ, जैसे कोई भी मसल है, जैसे कोई भी मसल है, सबसे बाहर उसकी स्किन होगी, है ना, और स्किन के नीचे मसल है, लेकिन स्किन मसल के बीच में एक कोलेजन टिश्यू की एक कोलेजनस लेयर मौजूद है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जिसे बोला था फेशियल। इस पर सवाल आ चुका है। फिर उसके नीचे मसल होगी, मसल की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन मौजूद है उसे बोला जाता है एपिमाइजियम। मसल के अंदर मौजूद होंगे ढेर सारे मसल बंडल जिन्हें बोला जाता है फेसिकल्स। उन फेसिकल या मसल बंडल के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है पेरीमाइजियम। हर एक फेसिकल या मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दरअसल बोला जा रहा है कि मसल फाइबर मसल सेल भी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल है, तो उसके बाद उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंडोमाइजियम बोला जा रहा है, या इसको सार्कोलेमा भी कहा जा सकता है। हर एक मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे पतले पतले फिलामेंट्स होते हैं, क्योंकि वो मसल के अंदर है इसलिए हम उनको मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स कह सकते हैं। ये मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं।
एक्टिन और मायोसिन, जिनके बारे में आपने एनिमल टिश्यू में भी सुना था। तो फिर इसका मतलब फाइनली ये बात हुई, हर एक मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल या फेसिकल्स, हर एक मसल बंडल के अंदर ढेर सारे मसल फाइबर्स, और हर एक मसल फाइबर के अंदर बारीक बारीक मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स, और मायोफिलामेंट्स बने होते हैं दो तरह कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। उन एक्टिन और मायोसिन की वजह से वो डार्क बैंड लाइट बैंड बन जाते हैं। अब इसको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है, उन्होंने इस तरीके से बताया है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर सबसे बाहर आपको नजर आएगी स्किन, स्किन के बाद फेशिया, फेशिया प्रेजेंट होती है बिटवीन स्किन एंड मसल, मसल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे बोला जाता है एपिमाइसिन, यानी कि मसल के चारों तरफ मौजूद है। हर एक मसल के अंदर ये दिखाया गया ढेर सारे मसल बंडल जिन्हें फैसिकल भी बोला जाता है। तो अब ये जो मसल बंडल है, इस मसल बंडल के चारों तरफ लेयर मौजूद है, उसे बोला जाता है पेरीमाइसिन। तो पेरीमाइसिन वो लेयर है जो कि प्रेजेंट होगी अराउंड मसल बंडल। फिर हर एक मसल बंडल के अंदर आपको नजर आएंगे ढेर सारे मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के चारों तरफ जो रेड कलर की मेम्ब्रेन से बोला जाएगा एंडोमाइसियम, जिसको बोला जाएगा सार्कोलेमा, या यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मसल फाइबर के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स, और वो दो तरीके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं जिन्हें बोला जाता है एक्टिन और मायोसिन। एनसीईआरटी के लिए एक सवाल ये बन सकता है, द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ अ मसल इज, तो एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ अ मसल इज मसल फाइबर या फिर मसल सेल। जिस तरीके से ये एक सेल है, मसल फाइबर एक मसल सेल है, तो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करवाएगा, कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। अब तक की क्लास में हम ये समझ चुके हैं कि एक मसल के अंदर मौजूद होते हैं ढेर सारे मसल बंडल, और उन मसल बंडल के अंदर मौजूद होते हैं ढेर सारे मसल फाइबर्स। मसल फाइबर बने होते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल से। हर एक मायोफिब्रिल के अंदर आपको अल्टरनेट लाइट बैंड डार्क बैंड नजर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। तो अगला टॉपिक है हमारा एक्टिन और मायोसिन को समझना। तो अब हम बात करेंगे एक्टिन मायोसिन के बारे में। हल्का सा एक्टिन मायोसिन के बारे में आपको बता चलूं, जब एनिमल टिश्यू हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने ये लाइन पढ़ी थी कि सार्कोमियर क्या होता है। तो आपको बताया गया था कि इधर मसल के अंदर दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, जो मोटा वाला होता है उसे मायोसिन कहते हैं, जो पतला वाला होता है उसे हम एक्टिन कहते हैं। जितनी इसकी मोटे वाले मायोसिन की चौड़ाई होती है वो ए बैंड होता है, और इधर ए बैंड के आगे आई बैंड होता है। आई बैंड के बीचों बीच से एक लाइन पास हो रही है जिसे हम जेड लाइन बोलते हैं, और दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम सार्कोमियर बोलते हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि सार्कोमियर कैसे बना होता है, ए बैंड से। ए बैंड के अंदर मायोसिन और थोड़ा थोड़ा सा एक्टिन दोनों मौजूद है। ए बैंड और इसमें आधा आई बैंड, क्योंकि आधा आई बैंड इधर चला गया, यहाँ पर फिर दूसरे मोटे वाले फिलामेंट होंगे मायोसिन। तो इसका मतलब आधा आई बैंड दोनों तरफ से और एक पूरा ए बैंड, तो वन ए बैंड एंड टू हाफ आई बैंड, इनसे मिलकर बनता है पूरा सार्कोमियर। सार्कोमियर मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन। तो ये जो पतला वाला फिलामेंट है एक्टिन, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये तीन तरीके के प्रोटीन से बना हुआ है। उनका नाम है एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो एक्टिन फिलामेंट तीन तरह के प्रोटीन से बना हुआ है। कौन कौन सा एक्टिन फिलामेंट तीन तरह के प्रोटीन कौन कौन से, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। डायग्राम में ब्लू कलर से मैंने आपको एफ एक्टिन दिखा रखा है, और यहाँ पर जो रेड कलर से ट्रोपोमायोसिन दिखा रखा है, जो ग्रीन कलर से जगह जगह दिखा रखा है ये है ट्रोपोनिन। आपको याद ये करना है कि जिस तरीके से जब एक ताला खोलना ही बंद करना होता है तो ताले में एक जगह होती है जहां पर आगे चाबी फिट होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, ये मायोसिन फिलामेंट जो है ये एक्टिन फिलामेंट के साथ आगे जुड़ता है, ये क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो उसके लिए एक्टिन फिलामेंट में एक एक्टिव साइट होती है, जगह होती है जहां पर कि आगे मायोसिन फिट होता है। तो जिस तरीके से ताले में जगह होती है जहां पर आगे चाबी फिट होती है, उसी तरीके से एक्टिन फिलामेंट में जगह होती है जिसको कि हम एक्टिव साइट बोलते हैं, जहां पर कि आगे मायोसिन फिलामेंट जुड़ते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मसल रिलैक्स कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो इस एक्टिन फिलामेंट की सारी एक्टिव साइट छुपी रहती है, ढकी रहती है ट्रोपोमायोसिन से। ये रेड कलर का दिख रहा है। इसके अलावा ये बीच में तीसरा प्रोटीन और है, ग्रीन कलर से दिखा है, इसका नाम है ट्रोपोनिन। ये भी एक्टिव साइट को ढका रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसल जब रिलैक्स कंडीशन में है तो फिर ये एक्टिन मायोसिन से नहीं जुड़ेगा। तो एक्टिन मायोसिन के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि एक्टिन की एक्टिव साइट छुपा रखी है ट्रोपोमायोसिन ने और ट्रोपोनिन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये होता है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल आता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसके साइटोप्लाज्म में, मसल के साइटोप्लाज्म मतलब सार्कोप्लाज्म के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जब कोई एक एक्शन पोटेंशियल आएगा, पीछे से मसल को इंपल्सेस आएंगे, तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम आयन निकालेगा। वो कैल्शियम आयन जब
एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से निकलेंगे वो आगे बाइंड कर जाते हैं इससे ट्रोपोनिन से। किससे बाइंड कर जाता है? तो ट्रोपोनिन। एक बहुत आसान सी बात है, ध्यान से सुन लेंगे तो 2 मिनट आपको बात समझ में आ जाएगी। इससे पहले मैं आपको आगे की बात बताऊं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ट्रोपोनिन है एक प्रोटीन जो कि इस एक्टिन फिलामेंट का पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। खुद ट्रोपोनिन प्रोटीन भी 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है, जिसको यहाँ मैंने पहले से दिखा रखा है, इसलिए एनसीईआरटी में 3 गोले बना के दिखाया। इसका एक पार्ट का नाम है आई, एक का नाम है टी और एक का नाम है सी। ये आईटीसी नाम जो दिया गया है, आई से मतलब होता है इनहिबिट, आई से मतलब होता है इनहिबिट, यानी कि ये जो ट्रोपोनिन का आई वाला पार्ट है, इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग, इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं, इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। सी से मतलब यहां पर कैल्शियम आयन और टी से मतलब है यहां पर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। अब मतलब क्या है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है, आप बचपन से बात सुन रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों की जरूरत पड़ती है। फिलहाल मैं बोलना चाहता हूं कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो होगा क्या कि जब किसी एक मसल को पीछे से इंपल्सेस आएंगे और वो स्टिमुलेट होगी और उसका जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम आयन निकालेगा, तो कैल्शियम आयन निकालने के बाद इस ट्रोपोनिन के सी वाले पार्ट से आके जुड़ जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम आयन सी वाले पार्ट से आके बाइंड करेगा तो फौरन ट्रोपोनिन की शेप और पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि मैं ट्रोपोनिन हूं, जैसे ही कैल्शियम आयन आके बाइंड हुआ तो फौरन ट्रोपोनिन की शेप और पोजीशन चेंज होगी। अब जैसे ट्रोपोनिन की शेप पोजीशन चेंज हुई वो हिल जाएगा। अब ट्रोपोनिन के 3 पार्ट हैं, एक सी वाले पार्ट से तो आगे कैल्शियम बाइंड करता है, दूसरे इसका पार्ट है टी, टी वाले पार्ट से ये जुड़ा हुआ है रेड वाला प्रोटीन। इस रेड वाले प्रोटीन का नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। तो जब ये ट्रोपोनिन कैल्शियम के जुड़ने की वजह से हिलेगा तो इसकी वजह से जिससे ट्रोपोमायोसिन जुड़ा वो भी हिल जाएगा। तो जब ट्रोपोमायोसिन भी हिल जाएगा तो जितनी भी एक्टिव साइट्स थी वो सब की सब ओपन हो जाएंगी। जब एक्टिव साइट ओपन हो जाएगी तो मायोसिन एक्टिन से आगे बाइंड कर जाएगा। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है, तो आपको आंसर ये देना चाहिए कि ये एक्टिन और मायोसिन को जोड़ने से रोकता है, यानी इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। और इसमें अगर आपका सवाल ये पूछता है कि ट्रोपोनिन का काम क्या है, तो ट्रोपोनिन के भी 3 पार्ट। इसमें जो सी वाला पार्ट है उससे कैल्शियम आके बाइंड करता है, टी वाले पार्ट से खुद ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है, और आई वाले पार्ट को आई नाम इसलिए दिया है कि इस वाले पोर्शन से ट्रोपोनिन भी एक्टिन की, एफ एक्टिन की एक्टिव साइट्स को ढक के रखता है। तो जब इसकी शेप पोजीशन चेंज होगी, ये हिलेगा तो एक्टिव साइट ओपन होगी, ट्रोपोमायोसिन भी हिलेगा तो और एक्टिव साइट सारी ओपन हो जाएंगी, सारी की सारी एक्टिव साइट एक्टिन की ओपन हो जाएगी, मायोसिन उससे आके बाइंड कर जाएगा। मैं एक बार और बताया था, मैंने ये बताया आपको कि जो पतला वाला ये फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, ये 3 तरह के प्रोटीन से बना हुआ है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन इसलिए बोला जाता है, इसका पूरा नाम है फिलामेंटस एक्टिन, यानी कि ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म है। इसकी जो सिंगल यूनिट है वो है जी एक्टिन। जी एक्टिन से मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर मतलब गोल गोल छोटे छोटे मॉलिक्यूल। तो होता है कि बहुत सारे जी एक्टिन के जुड़ने से एफ एक्टिन बनता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 2 एफ एक्टिन है, एक ये है और एक ये है। 2 एफ एक्टिन किससे बने हुए? ढेर सारे जी एक्टिन से। ये जी एक्टिन आपस में जुड़ के जब एफ एक्टिन बनाते हैं तो इनको जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। इस एफ एक्टिन के अलावा इसके ऊपर एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल है बोला जाता है ट्रोपोमायोसिन, जो कि एफ एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक के रखता है। इसके अलावा बीच-बीच में एक तीसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल और है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 पार्ट हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। उन तीनों का नाम दे दिया आईटीसी। एनसीईआरटी में 3 छोटे-छोटे गोले बना के दिखाया गया है। इसमें जो सी वाला पार्ट है वो कैल्शियम के लिए है, टी वाला पार्ट ट्रोपोमायोसिन के लिए जो रेड कलर से दिखा रखा है, और आई वाले पार्ट का काम है इनहिबिट करना। इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन, यानी खुद ट्रोपोनिन भी एक्टिव साइट्स को ढक के रखता है एफ एक्टिन की। तो जब कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आयन कब आएगा? जब मसल को इंपल्सेस आएंगे पीछे से किसी मोटर न्यूरॉन के जरिए, तो जब कैल्शियम आयन रिलीज होगा एक्शन पोटेंशियल आने पर, तो वो आके बाइंड कर जाएगा इससे सी वाले पार्ट से। तो ट्रोपोनिन की शेप पोजीशन में चेंजेस आएंगे, ट्रोपोनिन हिलेगा तो ट्रोपोमायोसिन भी हिलेगा, सारी सारी एक्टिव साइट खुल जाएंगे और मायोसिन मॉलिक्यूल इससे आगे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं मायोसिन के बारे में। जिस तरीके से एक्टिन फिलामेंट बहुत सारे छोटी-छोटी यूनिट से बना हुआ था, वो एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन था, एफ एक्टिन भी खुद छोटे-छोटे मॉलिक्यूल जी एक्टिन से बना हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही जो मोटा वाला फिलामेंट है जिसे हम बोल रहे हैं मायोसिन, ये मायोसिन भी छोटी-छोटी यूनिट से बना होता है जिन्हें बोला जाता है मीरोमायोसिन।
क्या बोला जाता है? मीरोमायोसिन। एनसीईआरटी में मीरोमायोसिन का डायग्राम दिखा रखा है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। इस मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर आप देखेंगे तो इसके ये दो बड़े बड़े गोल गोल हेड हैं, गोल गोल है इसलिए इन्हें ग्लोबुलर हेड बोला जाता है। ग्लोबुलर हेड, ये छोटा सा इनका आर्म है, ग्लोबुलर हेड और इनका ये शॉर्ट आर्म, दोनों को मिला के बोला जाता है हेवी मीरोमायोसिन, क्योंकि ये मोटा पार्ट है इसलिए इसको बोलते हैं हेवी मीरोमायोसिन। और ये जो पीछे इसकी टेल है इसको एनसीईआरटी बोला गया लाइट मीरोमायोसिन। तो यही सवाल आपसे पूछ लेगा, वो पूछ लेगा मायोसिन मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, तो आप बोलेंगे मायोसिन मॉलिक्यूल बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है जिन्हें बोला है मीरोमायोसिन। इस मीरोमायोसिन के अंदर जो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म है ये कहलाते हैं हेवी मीरोमायोसिन, और जो पीछे इसकी टेल है वो कहलाती है लाइट मीरोमायोसिन। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि मायोसिन मॉलिक्यूल है, मायोसिन फिलामेंट ढेर सारे मीरोमायोसिन से बना हुआ है, और मीरोमायोसिन के दो पार्ट हैं, हेवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। लेकिन जब फर्स्ट प्रोफ में पहुंचेंगे तो आपको ये दिखाया जाएगा कि मीरोमायोसिन के अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 तो ये बड़ी बड़ी और ये रेड कलर से मैंने 4 छोटी छोटी दिखा रखी है। एनसीईआरटी में छोटी वाली चेन नहीं है तो वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला सवाल मैं मान के चल रहा हूँ नीट में नहीं आएगा, क्योंकि आज तक ये वाले बात पूछी नहीं गई। खैर, तो मुझे आपको फिलहाल बात ये बतानी थी कि ये दोनों इसके हेड हैं वो इस तरीके से मौजूद हैं, इसलिए इनको एनसीईआरटी ये भी लिखा हुआ है कि क्रॉस आर्म इसको, क्योंकि इनकी एंगल इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए ये बोला गया एनसीईआरटी में कि इसे ग्लोबुलर हेड शॉर्ट आर्म जो है इसको क्रॉस आर्म बोल सकते हैं, पीछे इसकी टेल है। इस ग्लोबुलर हेड पर 2 तरीके की एक्टिव साइट्स हैं, एक तो एक्टिव साइट है ये जुड़ने के लिए एक्टिन से, और दूसरी एक्टिव साइट है एटीपी के लिए। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये जो मीरोमायोसिन है ये मायोसिन एटीपेज लाइक एक्टिविटी शो करता है, मायोसिन एटीपेज लाइक एक्टिविटी शो करता है। इसका मतलब कहने का ये है कि दरअसल मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी की मदद से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो होता दरअसल ये है कि ये जो मीरोमायोसिन है इसके ऊपर ये एक्टिव साइट्स है एटीपी के लिए, एटीपी यहां पर आगे बाइंड करेगा। इस ग्लोबुलर हेड के अंदर मायोसिन एटीपेज एंजाइम है जो कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एटीपी को तोड़ता है। अब एंजाइम का नाम है मायोसिन एटीपेज। एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं लिखा कि मायोसिन एटीपेज एंजाइम है, उन्होंने ये लिख दिया कि जो ग्लोबुलर हेड है इट शोज एक्टिव एटीपेज एंजाइम लाइक एक्टिविटी। दरअसल ये कैसे शो कर रहा है ग्लोबुलर हेड एंजाइम लाइक एक्टिविटी, क्योंकि इसका नाम एंजाइम है, उसका नाम मायोसिन एटीपेज एंजाइम, वो एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी की मदद से ये मायोसिन मॉलिक्यूल यहां पर अपनी इनएक्टिव साइट से जाके ये मायोसिन मॉलिक्यूल अपनी एक्टिव साइट से जाके एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा। जब एक्टिन मायोसिन आपस में जोड़ते हैं तो इसे बोला जाता है क्रॉस ब्रिज, और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके लिए पूरा एक टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होते हैं। एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूं मैंने आपको नोट्स में क्या दिया है, एनसीईआरटी में क्या है। जैसे हमने एक्टिन के बारे में बात की, ये 3 तरह के फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट 3 तरह के प्रोटीन्स बना हुआ है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। एनसीईआरटी में जो एक्टिन लिखा हुआ है वो इसी एफ एक्टिन के लिए लिखा हुआ है। इधर एफ एक्टिन कितने हैं यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट के अंदर, तो आप बोलेंगे 2 एफ एक्टिन होते हैं। हर एक एफ एक्टिन की फुल फॉर्म क्या है, एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन। ये किससे बना हुआ है, जी एक्टिन। जी एक्टिन को मोनोमेरिक बोलते हैं, सिंगल यूनिट है इसकी, फुल फॉर्म है इसकी ग्लोबुलर एक्टिन। जी एक्टिन आपस में जुड़ के जब एफ एक्टिन बनाते हैं तो किस प्रेजेंस में बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+। इधर एफ एक्टिन तो हो गया जिसके ऊपर एक्टिव साइट मौजूद है। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, इसकी एक्टिव साइट को ढक के रखता है। ट्रोपोनिन भी एक्टिव साइट को ढक के रखता है, यानी कि ये भी ट्रोपोनिन भी एक्टिन मायोसिन से जुड़ने से रोकता है, इसलिए इसका आई वाला पार्ट का काम है इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन। इसके अलावा ट्रोपोनिन पर 2 साइट और हैं, 2 पेप्टाइड चेन और है इसकी। सी वाले पार्ट में कैल्शियम बाइंड करता है, और टी वाले पार्ट से ये जुड़ा रहता है ट्रोपोमायोसिन। जब कैल्शियम आके यहां पे बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन की पोजीशन और शेप चेंज होगी, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन भी हिलेगा। जब ये दोनों अपनी पोजीशन से हट जाएंगे तो एक्टिव साइट खुल जाएंगी एक्टिन फिलामेंट की या एफ एक्टिन की, और मायोसिन मॉलिक्यूल को जुड़ने में मदद मिलेगी। मायोसिन मॉलिक्यूल खुद ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है मायोसिन फिलामेंट, जिन्हें बोला जा रहा है मीरोमायोसिन। हर एक मीरोमायोसिन के अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, वैसे असल में 6 होती है। जो रेड वाली छोटी छोटी एनसीईआरटी का जिक्र नहीं किया गया है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूं, और उनके ऊपर एक्टिव साइट्स मौजूद हैं। एक एक्टिव साइट है एक्टिन से जुड़ने के लिए, और दूसरी है एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। एनसीईआरटी में तो बोला गया है कि जो ग्लोबुलर हेड है इट इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम, लेकिन दरअसल इसके अंदर मायोसिन एटीपेज एंजाइम होता है जो एटीपी को तोड़ता है, एनर्जी रिलीज होती है और एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ जाता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट।